बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट 45 मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणियाँ दी थी उसकी क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे। मेरिट्स मतलब जो उसमें अच्छी चीज़ें थी, उसकी जो उपलब्धियां थी, और डीमेरिट्स होता है सीमाएं, जो कमियां थी, लिमिटेशंस थी। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये बेटा हमने 44 वर्कशीट में भी किया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं जो ग्रुप हैं, और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा गया। ठीक है, जो खड़ी हुई स्टैंडिंग लाइंस थी वो ग्रुप या समूह, और जो लेटी हुई लाइंस थी उन्हें आवर्त कहा गया। अब मेंडलीव की सारणी की हम उपलब्धियां देखेंगे। पहली उपलब्धि बताई है इन्होंने, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इसको समझते हैं बेटा। तो देखो बेटा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, पर जितने की ज़रूरत है बस मैं उतना दिखा रही हूँ कि भाई मेंडलीव ने ऐसी आवर्त सारणी बनाई थी। अब हमें देखना है उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं। देखो बेटा, उसने क्या किया, सबसे पहले तो इसकी उपलब्धि एक ये है कि मेंडलीव ने जब रासायनिक गुणधर्मों के हिसाब से उसने तत्वों का वर्गीकरण किया उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। जैसे देखो, जो आपके सामने टेबल है, इसमें आप ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9.4 है, बोरोन का 11 है, कार्बन का 12। ये इनके परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए हैं। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना, मतलब कोई भी इन सबके परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में है। 39 के बाद 40 आया, 44, 48, 51, 52, 55। अब यहाँ पर उसने लिखा आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे हम। आयरन का है 56, कोबाल्ट का है 58.9 और निकल का है 58.6। पर अगर ये देखा जाए कि उसने तो कहा था कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखना है, तो उस हिसाब से तो निकल को आगे आना चाहिए था, क्योंकि इसका 58.6 है और कोबाल्ट का 58.9 है। पर अपने जब उसने उनके गुणधर्म देखे तो उस हिसाब से जो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट को इसी जगह आना चाहिए था, क्योंकि इसके मान लो कोबाल्ट के नीचे आप यहाँ पे एक RH रोडियम आता है। यहाँ पर कोबाल्ट के नीचे रोडियम आता है। ये पूरी नहीं है सारणी। अगर यहाँ पर वो निकल रख देता, अगर वो कोबाल्ट की जगह यहाँ पर निकल रखता, तो जो निकल है उसके जो गुण हैं वो इससे नहीं मिलते थे, रोडियम से गुण मिलते थे कोबाल्ट के। तो इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, जो कि आज तक चला आ रहा है। अभी भी कोबाल्ट को निकल के आगे ही रखते हैं, पर वो मैं अभी बताऊंगी। जो आजकल आवर्त सारणी चल रही है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से नहीं है बेटा, वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से है। वो है परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जितने भी रसायनज्ञ थे, चाहे डॉबेराइनर था, चाहे न्यूलैंड्स था, चाहे मेंडलीव था, इन सब ने परमाणु द्रव्यमान को ही क्यों पकड़ा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है बेटा, तब तक परमाणु क्रमांक के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं थी जब तक ये तीनों थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी 1869 में, 1869 में। ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो 1869 में थी, और जो मॉडर्न आई वो 1915 में आई। ठीक है, और जो मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल है जो आजकल चलती है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर चलती है। अब परमाणु क्रमांक आपको पता है क्या होता है, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं हमें पता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई थी बेटा, वो हुई थी 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। तो और मेंडलीव ने अपनी सारणी दी थी 1869 में। ठीक है, तो उस टाइम तक इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता ही नहीं था। ये पता था तत्व होते हैं, उनके परमाणु होते हैं, पर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनकी खबर ही नहीं थी किसी को। इसीलिए ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो कमी, उसने जो ये कोबाल्ट को निकल के आगे रखा, उसने तो परमाणु उसको इसलिए रखना पड़ा, उसके हिसाब से तो ये गलत हो गया।
भाई उसके हिसाब से तो ये निकल आगे आना चाहिए था, लेकिन जब उसने देखा कि रासायनिक गुण मिलने चाहिए तो उसको कोबाल्ट को निकल के पहले रखना पड़ा। और इसको उपलब्धि इसलिए माना गया बेटा क्योंकि ये आज तक भी जो पीरियोडिक टेबल चल रही है उसमें भी कोबाल्ट निकल के आगे ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को उसकी उपलब्धि के रूप में माना गया। अब सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया बेटा। अब सेकंड पॉइंट आप देखो, जैसे हम ये वाला कॉलम अगर देखें, ये वाला कॉलम देखो आप, बोरोन एल्यूमिनियम के बाद एक खाना खाली छोड़ा हुआ है, एक जगह खाली छोड़ी हुई है। तो इसका मैं आपको बताती हूँ। अब क्या हुआ, जब मैंडलीफ ने, मैंने आपको बताया था कि उसने 63 तत्व ज्ञात थे, तो उसने उनके कार्ड्स बना लिए थे। और जब उसने कार्ड्स बनाए थे तो जब एक बोरोन था, बोरोन के नीचे वाली जगह जो थी जहाँ, उसके नीचे कोई कार्ड ही नहीं आ पाया। ठीक है, जैसे इसमें तो एल्यूमिनियम दिखाया है, उसके बाद उसको जगह खाली छोड़नी पड़ी क्योंकि कोई और तत्व ऐसा नहीं मिल रहा था उसे जिसकी बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों से रासायनिक गुण मिलते हों। तो इस चीज़ से वो घबराया नहीं। उसने कहा कि जैसे वो जो था न्यूलैंड्स, उसने तो कहा था कि अब 58 या 56 से ज़्यादा तो तत्वों की खोज ही नहीं होगी, उसने तो एक गलत बात बोली थी। तो मैंडलीफ ने क्या किया, जो खाली जगह छूटी थी ना, उसने कहा कोई बात नहीं, अभी तो और तत्वों की खोज होनी है और इस जगह पर ज़रूर एक ऐसा तत्व आएगा जिसके गुण बोरोन से मिलते होंगे। तो बेटा उसने उसका नाम रखा, उसने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई तत्व ऐसा आएगा जिसके बोरोन और एल्यूमिनियम से गुण मिलते होंगे। मैं इसकी बात कर रही हूँ जो नीचे है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तत्व, अब उस टाइम के रसायनज्ञों ने कहा कि भाई कुछ नाम दो इसे, खाली तो हम नहीं छोड़ेंगे जगह। तो उसने इसको नाम दे दिया एका बोरोन। एका बोरोन, ये जो एका शब्द है बेटा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है ना। एका मतलब एक। और उसने ये बोला कि जो अब नया तत्व आएगा ना, पता नहीं वो जब आएगा तब आएगा, पर मैं अपनी तरफ से उसे नाम दे रहा हूँ एका बोरोन, और उसके रासायनिक गुण मिलते होंगे बोरोन से। ऐसे ही एक जगह खाली छूटी थी बेटा, जैसे इसमें एल्यूमिनियम के नीचे जगह खाली छूटी हुई है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह खाली छूटी हुई है, उसने कहा कि यहाँ पर भी कोई ऐसा तत्व आएगा जिसके गुण एल्यूमिनियम से मिलते होंगे, और उसको उसने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम नाम दे दिया। और एक और था सिलिकॉन, उसने सिलिकॉन के नीचे भी जगह खाली थी, तो उसने भी उस जगह को खाली छोड़ दिया और उस कार्ड पे लिख दिया एका सिलिकॉन। तो बेटा जब बाद में तत्वों की खोज हुई तो सच में ही ऐसे तत्व मिले जिनके गुण बोरोन से, जैसे एक तत्व मिला स्कैंडियम, Sc, जिसके गुण बोरोन से मिलते थे। तो फिर क्या किया, जब उसकी खोज हुई तो उन्होंने बोरोन के नीचे इस वाले तत्व को रख दिया। फिर एक तत्व मिला गैलियम, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती थी, तो उन्होंने एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम रख दिया, Ga, गैलियम। ठीक है, गैलियम का सूत्र है Ga। और ऐसे ही जो उसने एका सिलिकॉन लिखा था, एक ऐसा तत्व मिला जिसका नाम था जर्मेनियम, और जिसके सारे गुण सिलिकॉन से मिलते थे। तो ये भी उसकी उपलब्धि मानी गई कि उसने इतने दृढ़ निश्चय के साथ बोला कि नहीं, ये जगह खाली नहीं छूटेंगी फ्यूचर में, जैसे ही कोई तत्व आएंगे उनको इन जगह पर रख दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। और बेटा उसने एक और उसकी उपलब्धि मानी जाती है, अब ये चीज़ें तो हमें अभी ना तुम्हें ना मुझे उतनी बारीकी से समझ आएंगी, पर उसकी एक उपलब्धि क्या मानी जाती है कि पहले बेरिलियम जो था Be, इसकी आवर्त सारणी बनाने से पहले बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान माना जाता था 14.9। ये माना जाता था कि इसका 14.9 यूनिट इसका परमाणु द्रव्यमान है। लेकिन जब उसने अपनी सारणी बनाई, थोड़ी और खोजबीन करी, तो उसने बोला कि नहीं, ये गलत है, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान है 9। वैसे एक्चुअल में 9.4 है। देखो जैसे यहाँ पे 9.4 है, हम लेते 9 है जब भी कोई कैलकुलेशन आती है। तो ये उसकी उपलब्धियां थी बेटा। अब ज़रा इसको एक बार टेबल को तुम ध्यान से देख लो। देखो बेटा, इस टेबल में सबसे ऊपर है हाइड्रोजन है, उसके नीचे है लिथियम, फिर सोडियम और पोटेशियम। तो ये जो चारों रखे हुए हैं ना, इनके रासायनिक गुण एक जैसे थे। ठीक है, ये ग्रुप है जो खड़ी हुई लाइनें हैं। ऐसी जो कार्बन, सिलिकॉन और टिटेनियम है, इन तीनों के गुण एक जैसे हैं। तो उसने यही तो करा था ना कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ भी रहे हैं, और उन्हीं तत्वों को एक दूसरे के, एक के नीचे एक रखा जिनकी रासायनिक गुण आपस में
मिलते थे। तो चलो बेटा एक बार इससे भी पढ़ लेते हैं कि उसने क्या क्या उपलब्धियां बताई थी। समझा तो मैंने आपको एक बार दिया ही है। पहली उपलब्धि बताई हुई है, मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, उपलब्धियां हैं, मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था और ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कि जो उसने सोचा था कि बोरोन के बाद एक जो तत्व आएगा उसका उसने नाम एका बोरोन रख दिया था। तो बाद में एक स्कैंडियम, सच में ही एक ऐसे तत्व की खोज हुई जिसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बोरोन से मिलती थी। गैलियम की सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती थी एल्यूमिनियम से, और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ मिलती थी सिलिकॉन से। ठीक है, अब जैसे देखो उन्होंने यहाँ पर हमें एक उदाहरण लेके बताया है एका एल्यूमिनियम का। ये देखो एका एल्यूमिनियम का उन्होंने उदाहरण लेके बताया कि जो उन्होंने सोचा था कि एका एल्यूमिनियम होगा उसका परमाणु द्रव्यमान होगा 68। ये उन्होंने सारे पहले ही अनुमान लगा लिए थे। ठीक है, तो सच में बाद में जो गैलियम मिला उसका परमाणु द्रव्यमान 69.7 माना गया, जो कि इन दोनों में फ़र्क नहीं है ज़्यादा। फिर उन्होंने अपनी तरफ से अनुमान लगाया कि जो नया तत्व आएगा उसका जो ऑक्साइड होगा उसका सूत्र होगा E2O3। ये जो E है बेटा, उन्होंने उस नए तत्व का नाम मान लिया था एका एल्यूमिनियम करके। ठीक है, तो सच में ही जब गैलियम की खोज हुई और गैलियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो उसका सूत्र भी यही निकला। देखो जैसे E2O3 है तो इसका सूत्र भी Ga2O3 निकला, और जब उसकी क्लोरीन से रिएक्शन होगी जो उन्होंने एक अनुमान लगाया था तो वो ECl3 थी। तो सच में ही जो गैलियम की क्लोरीन से रिएक्शन कराई गई तो उसका जो क्लोराइड बना GaCl3 ही बना। ठीक है, अब मैंडलीफ की आवर्त सारणी में एक और पॉइंट है बेटा। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना समूह में रखा जा सका। कहने का मतलब है मैंडलीफ ने जो अपनी पूरी एक टेबल बनाई थी उसमें उन्होंने एक लाइन मतलब कुछ जगह पूरी छोड़ दी थी, और बाद में उत्कृष्ट गैसों का, निष्क्रिय गैसों की खोज हुई और उनको उन जगहों पर रख दिया गया, जिससे कि जो बाकी उन्होंने तत्वों की जगह बनाई थी उस पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा। तो ये उसकी उपलब्धियां हैं। बाद में इन्होंने आपको ये लाइन बताई हुई है कि मैंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत आधार माना, जो कि हमने 44 वर्कशीट में पढ़ा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और वो ज़्यादातर सभी तत्वों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, इसलिए उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड पर ध्यान दिया। अब बेटा हम करेंगे कि उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके जो सारणी है उसकी। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ कमियां रह गई थी, वो हम करते हैं बेटा। देखो सीमाएं, पहली सीमा बताई है कि मैंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। बेटा ये अभी जब आप अभी जो मॉडर्न आजकल चल रही है ना आवर्त सारणी, उसमें भी एक कमी है, कोई कमी नहीं है उस सारणी में। अभी जो आजकल चल रही है उसमें भी एक कमी है कि हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन को सबसे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर रखा जाता है। वो जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। सबसे लेफ्ट साइड में होता है बेटा जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, और जैसे हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, फिर सोडियम है, ठीक है, फिर पोटेशियम है। लेकिन बेटा हाइड्रोजन तो एक अधातु है, हाइड्रोजन को देखेंगे तो ये एक अधातु है, पर इसको धातुओं के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आज की सारणी में भी गलत है और मैंडलीफ की आवर्त सारणी में भी ये चीज़ गलत थी। पर इसमें देखो उन्होंने क्या बताया है, वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं से भी मिलते हैं और हैलोजन दोनों से मिलते हैं। अब हैलोजन का क्या मतलब होता है, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताती हूँ बेटा। हैलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और 2-3 तत्व और हैं, उन सबको मिलके हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन, अब मान लो मैं क्लोरीन का उदाहरण लेती हूँ। क्लोरीन के सबसे 17 इसका नंबर होता है, इसके बाह्यतम कोश में 7 होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पर घटा का निशान आ जाता है। और अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक ही 1 है, उसके बाह्यतम मतलब उसका तो एक ही कक्ष है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन दे भी सकता है इस इलेक्ट्रॉन को और किसी से एक ले भी सकता है, ज़्यादातर वो लेता ही है। तो देखो इस हिसाब से ये और ये हैलोजन और हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, और जिस हिसाब से वो एक दे भी सकता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये धातुओं की तरह भी हो गया। तो ये कमी तो आज की पीरियोडिक टेबल में भी है और ये मैंडलीफ की भी कमी मानी गई।
देखो यहाँ पर उन्होंने समझाया है, क्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। अब वो हमें वो दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन धातु के ऊपर क्यों रखा गया है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हमने एक धातु ले लिया सोडियम, तो देखो सोडियम की अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराई गई तो NaCl बनेगा, ऐसे ही अगर हाइड्रोजन की होगी तो वो HCl बनेगा। सोडियम का जो ऑक्साइड है वो Na2O है, ऐसी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वो H2O है। देखो इनके सूत्र एक जैसे हैं। सोडियम का जो सल्फाइड है, सल्फर से रिएक्शन करके Na2S बनता है, ऐसे ही हाइड्रोजन का भी H2S बनता है। तो इसकी वजह से ये सोचा गया कि नहीं ये तो धातुओं के जैसा है, ठीक है, तो इसको धातुओं के ऊपर रख दिया गया। सबसे पहले लेफ्ट में जो अभी मैंने आपको पीछे पीरियोडिक टेबल दिखाई है उसमें भी आप देखना हाइड्रोजन को लिथियम के ऊपर रखा हुआ है, जो कि गलत है और आज तक इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सका है। जो अभी आजकल की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के साथ ही रखा जाता है। अब क्या हुआ बेटा, एक दूसरा जो इनकी कमी थी वो ये है कि यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होगी। परमाणु संख्या नहीं है बेटा, यहाँ परमाणु द्रव्यमान आएगा। कहने का मतलब, अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा 9th में भी, अभी 10th में तो ये नहीं आया, मैं आपको समझाती हूँ समस्थानिक होते क्या हैं। देखो जैसे कार्बन है, मैं कार्बन का उदाहरण दे रही हूँ। कार्बन कई अपरूप हैं कार्बन के, पर इसके समस्थानिक क्या होता है, जैसे नीचे मैं लिख रही हूँ परमाणु क्रमांक और ऊपर मैं लिख रही हूँ परमाणु द्रव्यमान। कार्बन के दो समस्थानिक हैं, एक का परमाणु द्रव्यमान 12 है और एक का परमाणु द्रव्यमान 14 है। समस्थानिक क्या होते हैं, किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। तो अगर वो ना ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि भाई अगर हम इन दोनों को अगर बढ़ते क्रम में रखें उसके परमाणु भार के, तो क्या होगा, पहले ये वाला कार्बन आएगा, फिर एक बॉक्स हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने नहीं किया था। और इसको ही उनकी कमी माना गया कि वो समस्थानिकों को नहीं सेट कर पाए, वो इस चीज़ की वो नहीं दे पाए एक्सप्लेनेशन कि क्यों मैंने समस्थानिकों को अलग अलग जगह पर नहीं रखा। तीसरा है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। नियमित रूप से नहीं बढ़ता मतलब कभी परमाणु द्रव्यमान कम हो जाता है, परमाणु द्रव्यमानों में गैप कम हो जाता है, और कई बार परमाणु द्रव्यमानों में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। जैसे देखो बेटा उन्होंने ए का बोरोन वगैरह जो किया, उन तत्वों की खोज भी हुई, लेकिन वो ये सिस्टमैटिकली नहीं। अब क्या पता एक दो तत्वों की खोज ऐसी और हो जाती जो इसके साथ, जो ए का बोरोन में स्कैंडियम है उसको स्कैंडियम के साथ ही रखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने सारणी बनाई तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि अगर दो मान लो इन्होंने दो तत्व रख दिए, एक इस कार्ड में एक इस कार्ड में, मान लो इनके परमाणु द्रव्यमानों में 5 का अंतर है, ठीक है, फिर जो अगला आ रहा है उनके परमाणु द्रव्यमानों में भी 5 का अंतर है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, जिसकी वजह से वो ये नहीं बता पाए कि एक्चुअल में किन्हीं दो तत्वों के बीच में कितने और तत्वों की खोज हो सकती है, ठीक है बेटा। तो ये आज की वर्कशीट खत्म हो गई है, और अब इसके प्रश्न उत्तर हैं तो मैं ये अलग से लिख के नहीं दे रही हूँ, आप यहीं से देखना। जैसे पहला प्रश्न है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो वो आपको पता ही है कौन है, मेंडलीफ हैं। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया, वो नीचे यहाँ लिखा हुआ है, देखो उन्होंने इस गुणधर्म का प्रयोग किया, ठीक है। फिर सेकंड है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, इन तत्वों के नाम लिखिए। आपको इसमें ये आंसर लिखना है, ये दूसरे का आंसर है, ये पहले का आंसर है। थर्ड है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए, तो बेटा ये सारी उपलब्धियां हैं 1 2 3, आपको ये तीनों लिखनी है। और फोर्थ क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, तो 1 2 और 3, ये 3 है, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इनको मैं अलग से बनाकर नहीं लिख के दे रही हूँ।